अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें आप देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से डोनाल्ड ट्रंप भिड़ते लड़ते नजर आए थे। अकेले वही नहीं, जेडी वेंस से बहस हो रही थी। वो दृश्य आपने बिल्कुल नहीं भूला होगा। अब एक बार फिर से इतिहास दोहरा चुका है। एक बार फिर ट्रंप अफ्रीकी राष्ट्रपति यानी रामाफोसा से भिड़ गए। उनको बुलाया, भिड़ गए, बातचीत हो रही, भिड़ गए। आखिर ट्रंप को हो क्या गया है? कभी वो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात करते हैं, उसका क्रेडिट लेते हैं, तो कभी ट्रंप अमेरिका और मिडिल ईस्ट की दोस्ती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ट्रंप की नीतियों से उनके दुश्मन कम और दोस्त ज्यादा परेशान है कि भाई साहब चल क्या रहा है। अमेरिका में जब से ट्रंप की वापसी हुई है, तब से वो उन देशों को झटका दे रहे हैं जो अमेरिका के मित्र देश माने जाते हैं। ट्रंप ने सबसे पहले यूक्रेन की मदद रोकी, फिर यूरोप को उसके हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद कनाडा पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। इस बार उनके निशाने पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा व्हाइट हाउस पहुंचे ट्रंप से दोस्ताना बातचीत के लिए, लेकिन ट्रंप ने तो जैसे पहले से ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। मुलाकात शुरू होने के 20 मिनट बाद ही ट्रंप ने कमरे की लाइट डिम कराई और एक बड़ी स्क्रीन चालू कर दी, प्रोजेक्टर चालू कर दिया। रामाफोसा हैरान परेशान थे और ट्रंप ने अपने शो को शुरू कर दिया। स्क्रीन पर दक्षिण अफ्रीका के विपक्षी नेता जैकब जुमा और जूलियस मालेमा को कथित तौर पर भड़काऊ गाने गाते दिखाया गया है। फिर ड्रोन फुटेज में कुछ कब्रें दिखाई गईं, जिन्हें ट्रंप श्वेत किसानों की हत्या से जोड़ रहे हैं। श्वेत यानी व्हाइट, जो गोरे वहां पर हैं, उन किसानों की हत्या से उन कब्रों को जोड़ा जा रहा है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने अखबारों की कतरनों का ढेर दिखाते हुए रामाफोसा से पूछा कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नरसंहार क्यों हो रहा है। सवाल है कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या उनके दिमाग में चल रहा है, और क्या जो भी मेहमान आएगा उससे इसी अंदाज में बातचीत होगी, या फिर ट्रंप कोई बड़ा संदेश पूरे विश्व को देना चाहते हैं। हम इस खबर को रख रहे हैं सबके सामने, लेकिन इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों से भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और उनकी राय जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि यह मामला चल क्या रहा है, क्या है पूरा मसला। मैं स्वागत करना चाहूंगा मेजर जनरल अनुज माथुर जी, हमारे साथ, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, वो हमारे साथ हैं। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले चलिए आज मैं शुरुआत करता हूं, देवनाथ साहब आपसे मैं, चलिए आप शुरुआत करता हूं। ये मामला थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी है, जरूरी भी है, लेकिन ये ट्रंप का किसी को भी बुलाना, चाहे जेलेंस्की हो, चाहे रामाफोसा हो, आते ही पूरी की पूरी बातचीत को पलट दिया जाता है। अतिथि देवो भव तो भारत में होता है, क्या विदेश में ये सब नहीं चलता है? क्या बिल्कुल आर पार की बात होती है, सीधा खड़ी खड़ी जो है तरीके से बातचीत होने लगेगी तो फिर लोगों को विश्वास क्या होगा? कोई आएगा, वो तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बड़े तरीके से तारीफ करते हुए बोला कि ये हैं वहाँ के ये, और इनकी बड़ी इज्जत है, इनको बहुत लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद करते हैं, जैसे मुझे नापसंद करते हैं, और फिर गेम ही पलट दी, बात ही अलग होने लगी। देवनाथ जी। जी हाँ शिवम, मेरे ख्याल से दुनिया भर के सारे नेता, अगर उनको अब एक इनवाइट मिलता है व्हाइट हाउस से, तो वो सारे शायद थर-थर कांपने लगेंगे, क्योंकि सबको पता लग गया है, जापान के प्राइम मिनिस्टर से लेके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से, मैक्सिको से जेलेंस्की को, और अब दक्षिण अफ्रीका, सबको पता लग गया कि ट्रंप जो हैं अपने सारे दूसरे देशों के नेता को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं। और हिंदी में एक कहावत है कि आपको अगर प्रतिद्वंदी को हराना है तो सबसे पहले उसको नीचा दिखाइए। हाँ, तो ये देवनाथ जी, ये तो ऐसा हो गया, सोचिए आपने अपने किसी फेलो को, या मान लीजिए मुझे ही आपने चाय पे बुलाया, फिर अचानक से आप प्रोजेक्टर चला के आपको मेरी वीडियो कोई दिखाने लगे और बोले कि भाई शिवम तुमने ये कहा था, तुमने ये बात कही थी, तो भाई व्यक्ति तो असहज हो जाता है। और इस तरीके से करने की आवश्यकता क्या हो सकती है? ये देखिए, जब इतना बड़ा कोई राष्ट्रपति इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति करता है, तो वो केवल उस व्यक्ति को नहीं सुना रहा है, वो पूरे विश्व को दिखा रहा है। या तो वो दिखा रहे हैं कि भाई मैं बॉस हूं, मैं दादा हूं, ये समझ लो, मान लो,
लोग मेरे पास आएंगे भी लेकिन जलील होके जाएंगे। एक तो ये बात है, वो ये अगले की भी मजबूरी है कि वो वहां पर बैठा उठ के चला जाए। जी हाँ शिवम, देखिए प्रॉपर्टी डीलर हैं, जमीन और होटल खरीदते हैं, जमीन और होटल बेचते हैं। रिवेरिया बनाना उनका सबसे शानदार प्रोजेक्ट है, दुनिया में कई जगह बनाए हैं। तो उनको मालूम है कि जब सामने वाले व्यक्ति को नरम करना हो तो सबसे बड़ी बात है कि उसके जमीन की कीमत कम कर दो, उसके होटल की कीमत कम कर दो, अफवाहें उड़ा दो कि उसके होटल को तो अब ध्वस्त कर रहे हैं, 100 साल से उसने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया उस होटल का। तो जब वो किसी दूसरे देश के राष्ट्र नेता को बुलाते हैं तो उनका पहले से ही लिस्ट में रहता है कि इससे क्या क्या चीजें मनवानी है। उनको उससे एक टॉय चाहिए, उनको उससे एक झुंझुना चाहिए। तो सबसे पहले वो उसको नरम करते हैं नेगेटिव यानी बैकफुट पे डालकर। मैं तो कहता हूं कि अगली बार जब मोदी जी का भी न्योता आएगा व्हाइट हाउस से, एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय को तो मोदी जी को भी बहुत सिखा पढ़ा कर भेजना पड़ेगा, ताकि मोदी जी भी इस खेल में एक कदम पीछे ना मतलब देवनाथ जी, आप डोनाल्ड इशारा ट्रंप कर को रहे ही हैं कि ये उल्टा आगे पटका। चलेगा। आप कह रहे हैं कि ये आगे चलेगा, ये लग रहा है आपको? देखिए ट्रंप के तो अभी जनवरी के बाद से अभी तो उनके शासनकाल को अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो मात्र 4 महीने हैं हुए हैं, बाकी उनका पूरा शासनकाल बाकी है। और उन्होंने दुनिया को दिखाना है, खासतौर से अपने रिपब्लिकन सपोर्टर्स को दिखाना है कि वो बहुत शानदार एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पूरे दुनिया को उन्होंने अपने मुट्ठी में ले लिया है। बिल्कुल। तो रिपब्लिकन पार्टी का जो अगला कैंडिडेट है जेडी वांस, उसके लिए वो एक धरातल जमीन तैयार करके जाएंगे। ट्रंप को मालूम है कि रिपब्लिकन पार्टीज में, देखिए रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स में अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी। डेमोक्रेट्स हमेशा जानते हैं कि वो थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर होते हैं, वो जानते हैं कि दूसरों को जीतने का तरीका है प्यार मोहब्बत से। और रिपब्लिकन पार्टी में ज्यादातर कैपिटलिस्ट हैं, धनाढ्य लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाले हैं। उनको मालूम है कि दूसरे को जीतने के लिए पहले आपको दूसरे को हराना पड़ता है। तो सोच में बहुत फर्क है। बिल्कुल जी। बिल्कुल, और इसी सोच से शायद ये चल रहे हैं, और यही खतरा मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा। अब बाकी मेहमानों के पास भी मैं चलना चाहूँगा। मेरे साथ और भी मेहमान जो इस वक्त मौजूद हैं, माथुर साहब भी हैं, और हमारे साथ एक और मेहमान जो जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। कर्नल मनोज कुमार जी, आपका भी शुक्रिया, आप भी डिबेट में आए। और श्रीवास्तव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी इस वक्त, हमारा एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेकिन चलिए माथुर साहब, आप पर मैं आता हूँ। ये इसको आप कैसे देखते हैं भाई? किसी मेहमान को बुलाया जाए और उससे बदतमीजी की जाए। जब जेलेंस्की आया था तब तो मामला अलग था, और लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा ही बदतमीजी की गई। मुझे ऐसा लगता है कि जेडी वेंस की तरफ से, लेकिन ठीक है, उनको बोलने का अधिकार हर किसी को, उनका देश है, वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे जेलेंस्की को। लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि डायलॉग ज्यादातर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में बदल जाते हैं, और एक पूरा प्लान्ड होता होगा, और या फिर जेलेंस्की की गलती तब थी या फिर ट्रंप की गलती थी? आप अगर किसी को आरोप लगाना चाहें, कुछ अपनी एनालिसिस देना चाहें इस पर, तो माथुर साहब पहले। शिवम, देखिए क्या होता है कि जो 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 डोनाल्ड ट्रंप है, ये मैं कई दफा आपके चैनल पे कह चुका हूं, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और उनके लिए बिजनेस के अलावा और कुछ कोई भी चीज किसी का कोई मायने नहीं रखती है। और जिस प्रकार से आप देखिए, जब आप एक देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये आपके जो 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 काम करने का तरीका है, उसका एक हिस्सा होने की आवश्यकता है कि आप किस प्रकार से, दूसरा देश कितना भी छोटा या कमजोर क्यों ना हो, अगर उस देश का राष्ट्रपति आपके पास आता है, उस देश का हेड आपके पास आ रहा है, तो ये मुझे लगता नहीं है कि कोई किसी भी तरीके से इस प्रकार का कोई काम आप करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको इंसल्ट करें। जो उनके साथ किया गया है वो एक इंसल्ट है, ये अननेसेसरी एरोगेंस है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले जब से वो बने हैं दूसरे अपने टर्म में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने इस बात को डिस्प्ले किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं शिवम, और आपकी चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये जो एरोगेंस है, ये अमेरिका के खिलाफ जाने वाली है। और जो अमेरिका को, इनको बहुत ज्यादा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा घमंड इस बात का है कि दे आर ए वेरी बिग मिलिट्री पावर एंड वेरी बिग इकोनॉमिक पावर। ये तमाम चीजें जो होती हैं, मेरा मानना है कि एक टेम्पररी होती हैं, और अगर वो इस प्रकार से हर दुनिया के हर हेड ऑफ द नेशन को इस प्रकार से ट्रीट करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ लामबंद हो जाएगी।
और ये आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये डोनाल्ड ट्रंप जो कि MAGA कर रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो कहीं ग्रेट बनाते बनाते उस अमेरिका का मुझे लगता है कहीं किसी रसातल की तरफ ना ले जाएं उनको। ये जो जब जिस दिन से ये आए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था शिवम कि जो आज इनके स्टेटमेंट्स हैं, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कनाडा हमारा एक वो है, उन्होंने कहा गवर्नर ट्रूडो, उन्होंने कहा मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, फिर कहते हैं कि मैं पनामा ले लूंगा। तो ये जो बातें हैं ना, ये दीज आर नॉट स्टेट्समैनशिप, दिस इज नॉट स्टेटमैनशिप, इट इज नॉट इवन बिजनेसमैनशिप। बिजनेस में पहले लगता था स्टेट्समैन होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा शिवम मैं कंफ्यूजन, मैं यही कह रहा हूं, अगर आपको बिजनेस भी करना है तो जो आपका क्लाइंट आपके पास आया है, अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, तो ये संभव नहीं है। तो ये जो इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, और आप हेड ऑफ द नेशन है, कोई भी हेड हो, किसी भी देश का हो, और साउथ अफ्रीका कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। साउथ अफ्रीका है बिग जायंट, दे आर द बिगेस्ट जायंट्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। बिल्कुल, और आप किसी उसको इस प्रकार से ट्रीट नहीं कर सकते कि आपने आकर के उनके ऑपोजिशन के उनको फोटोग्राफ दिखाने शुरू कर दिए कि व्हाइट्स के साथ आप ये कर रहे हैं, ब्राउन्स के साथ ये कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत पुअर फॉर्म ऑफ स्टेट्समैनशिप है। ये मानता हूं माथुर साहब की भाई बात रखनी थी तो रखने का तरीका हो सकता था, और वो अचानक से इतना आउट ऑफ द ब्लू आप उसको करें, ठीक है। इसमें कुछ लोग समर्थन भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का। माथुर साहब मैं कहूंगा कि भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर इस प्रकार का कोई इशू भी है तो मुझे लगता है कि इस इशू को किसी और लेवल पे हैंडल करना चाहिए। जब आप एक हेड ऑफ द नेशन है और दूसरे हेड ऑफ द नेशन से जब बात कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार का ट्रीटमेंट उनको नहीं दे सकते। आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ इट। एटलीस्ट किसी प्रेसिडेंट की तरफ से ये नहीं आना चाहिए था। ये लग रहा था किसी छोटे नेता की तरफ से आए, जेडी वेंस तक भी आ जाए तो भी समझ में आए। वैसे तो वहां से भी ना तो जब आप मालदीव्स का प्रेसिडेंट भी आता है तब भी उसको हम एक उसकी तरह से डील करते हैं। बिल्कुल, हम उसकी बेइज्जती नहीं करते। हम अपने बिल्कुल करना चाहिए भी नहीं। इट्स नॉट स्टेट्समैनशिप, इट इज नॉट लाइक बीइंग अ हेड ऑफ अ नेशन। बिल्कुल, वो बिजनेसमैन भी नहीं है अच्छा मेरे हिसाब से शिवम। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल, काफी लोग इस बात से भी सहमत हैं। चक्रपाणी जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा कि भाई अब इसको किस अंदाज से देखा जाए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो किया, काफ़ी स्ट्रगल किया, बिल्कुल अच्छे व्यक्तित्व में मानता हूं। संजीव श्रीवास्तव भी इस बात से पूरे सहमत रहते हैं। हर बार वो कहते हैं कि ट्रंप को समझना, उनसे दोस्ती रिश्ता रखना हमारे लिए ज़रूरी है, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, ट्रंप सोच क्या रहे हैं, वो चाहते क्या हैं। रामाफोसा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि भाई डोंट हैव अ प्लेन टू गिव यू, सॉरी, है ना। तो मतलब उन्होंने ये साफ इशारा कर दिया कि भाई आपको दुबई कतर जगह से प्लेन जरूर मिल जाएगा, हम आपको प्लेन देने वाले नहीं है। और क्या शायद उसके लिए बेइज्जती हो गई, ये सोचा जा रहा है। शिवम जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय भारत, नमस्कार। देखिए शिवम जी, ट्रंप का जो ये है रवैया है, वो टिपिकल अमेरिकन रवैया है। इसको कहते हैं शॉक एंड ऑ। मतलब पहले आप उसको बिजली का 240 वोल्ट 540 वोल्ट का शॉक दे दें और उसको डरा दें और फिर अपनी बात मनवा लें। यही चीज कही की थी जॉर्ज बुश ने जब वो वहां पे इराक के ऊपर अपना ये किया था सद्दाम हुसैन के खिलाफ। यही चीज ट्रंप। चक्रपाणी जी, कोई पढ़ाता है क्या, कोई स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं क्या जो उनको समझाते हैं कि ट्रंप साहब आपको ये करना है, जैसे ही वो आएंगे आप उनको पहले तारीफ में लें, अपने अंडर उनको करें, कॉन्फिडेंस मिले, और फिर एक ऐसा तीर मारें जो उनके सीधा लगे ऐसे दिल पर कि भाई उसके बाद उन्हें लगे कि भाई कितनी बेइज्जती हो गई, कितना डरा दिया। देखिए, ये आता है घमंड से, ये आता है घमंड से कि हम सबसे महान देश हैं और इसीलिए हम ये सब कुछ कर सकते हैं और हमें कोई कुछ छू नहीं सकता। आता वहां से। अब आप देखिए ट्रंप के क्या रवैये थे या क्या पॉलिसीज थी। 4-5 मेजर पॉलिसीज की बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, 24 घंटे के अंदर मैं यूक्रेन को सुलझा दूंगा। 100 दिन से ज्यादा हो गए, 24 घंटे इंटू 100 हो गए, कोई खास हुआ नहीं हुआ। सही बात। पुतिन उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा लगता है कि एक छोटे बच्चे के साथ झुंझुना छीनता है और लेता है, और हर बार कहता है पीस, और ट्रंप भागते हुए जाते हैं और हर बार कहता है ठीक है। और उसके बाद अभी लास्ट इंटरव्यू के बाद जो उनकी बात हुई ट्रंप पुतिन के साथ, क्या कहा उन्होंने, ये अब पुतिन और ज़ेलेंस्की तय करेंगे समझौते का मसौदा किस तरह से बनेगा। मतलब हार मान गए। दूसरा उन्होंने किया ट्रेड के ऊपर, बहुत हल्ला मचाया, इसके ऊपर इतने प्रतिशत जो है ना टैरिफ लगाएंगे।
चाइना के ऊपर 130 से ज्यादा गए, क्या हुआ? चाइना के साथ एक तरह से समझौता हुआ, 30-35% पे आ गए। यूके के साथ समझौता साइन कर लिया, यूरोप के साथ चल रहा है उनकी बातचीत, इंडिया के साथ चल रही है। नेट नेट हल्ला मचाते हैं, मालूम है कि भाई वो बिना प्रेशर कुकर की जो सीटी बजती है जोर से बजती है, फिर उसके बाद शांत हो जाता है। ये वो प्रेशर कुकर की सीटी है। फिर आया उनका गाजा, हम गाजा को सॉर्ट आउट कर देंगे, वहां पे एक रिवेरा बनाएंगे, रियल एस्टेट करेंगे। क्या हुआ? आज भी इजराइल उसको गाजा के ऊपर हमला करता है और इजराइल ट्रंप की तरफ देखता भी नहीं है। ईरान मतलब इजराइल जो अमेरिका से जिसको अलग नहीं देखा जाना चाहिए, वो बिल्कुल अलग ऑपरेट कर रहा है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इजराइल पूछता भी नहीं है अमेरिका से क्या मैं गाजा पे हमला करूं, वो कर देता है। बिल्कुल। ईरान, ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ समझौता होने वाला है, 24 घंटे में हो जाएगा, 48 में हो जाएगा, 72 में हो जाएगा, और ईरान के वो आ जाते हैं, अयतुल्लाह साहब कहते हैं हम बिल्कुल मानते नहीं हैं, अभी तो मसौदे के ऊपर बात हो रही है, कहीं नहीं गया हिंदुस्तान। बिल्कुल। इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, सॉरी, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। पहले बोला कि हमने समझौता करा दिया, फिर जब डंडे पड़े तो कहा नहीं हमने तो सिर्फ मदद की। लेकिन इस सब में क्या हुआ है? दो साफ साफ रवैये या रुख ट्रंप के दिखाई देते हैं। एक, बिल्कुल, जो शुरू में वैंस ने कहा था कि हमारी ये लड़ाई नहीं है, हम इसमें नहीं आएंगे, ये वो आपस में सॉर्ट आउट अपना करेंगे, हिंदुस्तान अपने आप कर लेगा। वहां से वो अब आ गए हैं। IMF ने अगर लोन अप्रूव किया है, बिना अमेरिकन अप्रूवल के नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन है। हाँ, बोलिए। क्यों हुआ? हाँ। इसलिए कि ट्रंप को लगा कि साहब यहाँ पे तो रेयर अर्थ है, यहाँ पे सोना है, यहाँ पे कॉपर है, मतलब बलूचिस्तान रिकोडैक नाम की एक माइन है जो चाइना को दे रहे थे, लेकिन चाइना के साथ तो अभी समस्या हो गई है। बलोच कहते हैं चाइना हमारा दुश्मन है, तो ये अब पाकिस्तान जो भाई हीरा मंडी है, क्या कर सकते हैं, वो अपना हीरा मंडी में अमेरिका को ले आया है। एक वो है। ठीक। दूसरा, चाइना के ऊपर उसने अपना किसी तरह से अंकुश रखना है, ईरान के ऊपर रखना है, तो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे समझौता कर लेता हूँ। मतलब कुछ भी चक्रपाणी जी, कुछ भी मुफ्त में नहीं है। अगर वो सोच रहे हैं कि जो भीख मिल रही है इसको वसूला जाएगा, चाहे चमड़ी उधेड़ी जाएगी पाकिस्तान सरकार की, लेकिन पैसा जो है वो निकाला जाएगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। और उसके साथ साथ उन्होंने इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफी की है। ये मत भूलिए, G404 इंजन, जो F404 इंजन आने थे, वो 1.5 साल पहले आने थे, अब तक सिर्फ एक इंजन आया है, एक। ठीक। बाकी का कोई पता नहीं। 414 कब होगा खुदा जानता है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके आगे MQ-9, ये मत भूलिए, जब हूतीज ने तकरीबन 12 MQ-9 मार गिराए हैं, तो क्या हम भी इसको खरीदेंगे? F-35 तो भूल जाइए, इंडिया नहीं खरीदने वाला। बिल्कुल। ये और अमेरिका से खरीदना थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि भाई क्या उसको ऑपरेशनल रखेगा, उसको लॉक करेगा या नहीं करेगा। मैं बाकी मेहमानों पर भी एक बार सबसे एक राउंड ले लूं, बहुत जरूरी है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, फिर मैं आपके पास भी, फिर मनोज कुमार जी आपके पास भी उसके बाद आता हूं। संजीव जी, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अब इसको किस तरीके से एनालाइज किया जाए। और दूसरा एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि फिर से उन्होंने जो क्रेडिट वाली बात थी, ये पाकिस्तान भारत वॉर वाली, वो फिर से उन्होंने क्रेडिट लिया है। या इसको बहुत हल्के अंदाज में लिया जाना चाहिए, या फिर एक मैसेजिंग के तौर पर, या फिर जो रामाफोसा को कहा गया है कि भाई श्वेतों के साथ अत्याचार होता है, जो कि अब एक नई पिक्चर आ रही है सामने। हर कोई सोचता है कि श्वेत ही अत्याचार करते थे अश्वेतों पर, ये एग्जैक्टली ट्रुथ नहीं है। वहां पर भी श्वेत भी गरीब रहते हैं, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे। संजीव जी, क्या करना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम का एनालिसिस के हिसाब से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिवम जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है, अनप्रेडिक्टेबल है, और वो कब कौन सा मोड़ ले लेंगे इसके बारे में ज्यादा कयास नहीं लगाए जा सकते। और वो अपनी, जाहिर है कि इसी अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। और जाहिर है कि जो भी नेता विश्व के हैं, उनसे जो इंटरेक्ट करते हैं, जो भी राष्ट्र इनसे इंटरेक्ट करते हैं, वो एक
एक कॉशन का अप्रोच जरूर रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड संजीव ट्रंप जी, की इसको जो आप पर्सनालिटी पॉजिटिव, है वो आप बिल्कुल इसको अलग है। पॉजिटिव में लेते हैं कि नेगेटिव में लेते हैं, कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अनकन्वेंशनल, ये तमाम तमाम चीजों को, कि भाई कुछ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है एक स्ट्रॉन्ग बॉय फिगर के रूप में, कि भाई वो कुछ भी कर सकता है? जैसे पुतिन चल के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कोई यंग लड़का और एक कोई दबंग चल के जा रहा है। ये सारी साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, उस आधार पर देखते हैं, किस आधार पर देखते हैं? हाँ। देखिए, अमेरिका की जो ग्लोबल इमेज है और अमेरिका जिन वैल्यू सिस्टम्स की बात करता है और जिस तरीके के अपने इमेज को वो प्रोजेक्ट करता है, उसके लिहाज से तो ये कहीं से भी सकारात्मक नहीं कहा जाएगा। और ये अमेरिका के जो क्रेडिबिलिटी के लिए, उसके लॉन्ग टर्म जो ग्लोबल इमेज के लिए अच्छा स्टेप नहीं है। और इस तरीके की पर्सनालिटी का होना अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है। चाहे वो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने टैरिफ्स को इम्पोज किया, जिसमें अपने पड़ोसियों को, अपने पार्टनर्स को, अपने एलाइज को भी नहीं छोड़ा, और तमाम बड़े समझौतों से वो बाहर आ गए, चाहे ईरानियन न्यूक्लियर डील रही हो, चाहे वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप रही हो, चाहे वो नेफ्टा की डील रही हो। और जाहिर है कि वो अपने ट्रांजैक्शनल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। एक बात मैं अवश्य इसमें ऐड करना चाहता हूं, और कि डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तो अमेरिका फर्स्ट की बातें करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर अमेरिका की डोमेस्टिक सर्कल्स में वो रिपब्लिकन पार्टी फर्स्ट या स्वयं का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट उसको ट्रीट करने की और इस तरीके के अप्रोच पे चलते हैं। और आप जानते हैं कि जो श्वेत और अश्वेतों की जो समस्या है, यद्यपि कि उसका बहुत एक बड़ा निराकरण हो चुका है। अमेरिका में एक सिविल राइट मूवमेंट चला था और वहां पर मार्टिन लूथर किंग ने जाहिर है कि अपने जानों अपनी कुर्बानी भी इसी लड़ाई में दी थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो सिविल राइट मूवमेंट के बाद अमेरिका में रियल टर्म्स में जब से जो अश्वेत लोग हैं अमेरिका के, उनको जब से वोटिंग राइट्स मिले, तब से सही मायने में अमेरिका में डेमोक्रेसी आई। लेकिन जो श्वेत और अश्वेत की जो फीलिंग्स हैं वो अमेरिका के अंदर जो है अंडर करेंट्स उसके अभी भी दिखाई देते हैं। और जो अमेरिका में जो व्हाइट सुप्रेमिस्ट जो वोटर बेस है उसको भी डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस करने की कोशिश करते रहे। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप एक इस तरीके के अप्रोच के भी चलते हैं कि जो अमेरिका का जो एक व्हाइट सुप्रेमिस्ट जो उनका बेस है, उनको वो अपीच करने की और उनको सेटिस्फाई करने मतलब की कोशिश ये के सारा साथ कुछ भी जो उन्होंने उन्होंने इस किया, तरीके से संजीव जी, ये सारा कुछ जो किया अपने वोटर्स को दिखाने के लिए किया, ये एक कि भाई मैं गोरों के हितों के लिए लड़ रहा हूं, कि भाई ये मैसेजिंग जो है साउथ अफ्रीका हो तो जाएगा तो अपने देश के गोरों के लिए भी, कि भाई वो भी सोचेंगे कि भाई कम से कम कोई एक व्हाइट लीडर है जो बहुत स्ट्रांग है। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% यही कहना चाहता हूं, और ये एक सच्चाई है। यद्यपि कि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में एक ब्लैक प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, बराक ओबामा जो है ब्लैक प्रेसिडेंट थे, लेकिन अमेरिका में जो अंडर करेंट्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, अभी भी वहां पर एक रेसिज्म का जो चैलेंज है वो कहीं न कहीं बना रहता है। और इसके ऊपर राजनीति भी होती है, इसके ऊपर वोट बैंक भी सेट किए जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भले से इसको सीधे सीधे ना कहें, लेकिन इस तरीके की बात करना कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वहां पर ब्लैक भी प्रताड़ित है। जो वायलेंस होती है, जो क्राइम होता है, जो गैंग्स होती है, वो अनेक मुद्दों को लेकर के एक दूसरे को टारगेट करती है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रेस को ही लेकर के टारगेट करें, जैसा कि रामाफोसा ने, राष्ट्रपति ने कहा भी। लेकिन इसका जो टारगेट था मेरे असेसमेंट के मुताबिक अमेरिका की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो व्हाइट जो वोटर्स हैं, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, वो उसके टारगेट थे। और डोनाल्ड ट्रंप संजीव जी बहुत सेलिब्रेट किया होगा भीतर खाने लोगों ने कि भाई देखो ये होता है लीडर। ये बहुत कंजर्वेटिव सोच है, जो थोड़ा सा जाति पाति वाली पॉलिटिक्स जो है ना, वहां पर नस्ल भेद वाली, और ये जो आप समझ लीजिए एथनिक जो वायलेंस हो या फिर कुछ हो उस तरीके से, उस नजर पे, उस ट्रैक पे ये जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, आपकी पॉइंट को भी लिया। मैं कर्नल मनोज कुमार साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से कही गई थी, रामाफोसा की तरफ से, कि भाई हम आपको ये प्लेन नहीं दे सकते। एक बड़ा ताने की तंज के रूप में मारा। और आप ये देवनाथ जी बहुत बेहतर समझते होंगे, बहुत महंगा प्लेन है, बहुत आलीशान प्लेन है, और इतना पैसा शायद वहां पे नहीं होगा साउथ अफ्रीका में देने के लिए। संसाधन और सब कुछ तो वहां पर है, लेकिन ये हाल बलूचिस्तान वाला ही नहीं है हर जगह कि भाई जो जितना मिनरली रिच है उतना गरीब वहां के लोग, वहां का प्रशासन, और देने को कुछ नहीं। देखिए अभी क्या हो रहा है, जब से डोनाल्ड ट्रंप 2.0 आए हैं,
तो यहाँ पे ये Big 2.0 Boss बहुत का अच्छा आपने बोला कि ये एक तरीके से पहले अपडेटेड पहले ऐसे वर्जन नहीं थे, है। पहले ऐसे नहीं थे। हाँ, अब हाँ। क्या हुआ है, इन्होंने ना अभी बिग बॉस का एक स्टूडियो खोल लिया है वहां पे ओवल हाउस में और इसको बोलते हैं रियलिटी टीवी डिप्लोमेसी, ओके। जो इन्होंने शुरू कर दी है, जिसके ये मास्टर है और इनको बहुत मजा आता है। और ये ऐसा रूम है जिसमें डिप्लोमेसी को बिल्कुल स्टूडियो के लेवल पे लेके गए हैं। आप देखिए जो ट्विटर पे इनके जो मिनिस्टर्स आते हैं पूरी तैयारी के साथ आते हैं। वो अच्छा। वीडियो आता है, इनको पहले प्यार से बुलाते हैं, एम्बुश करते हैं अपने गेस्ट को, उसके बाद फिर उनको उनकी बेइज्जती करना शुरू करते हैं और इनको लगता है कि यही तरीका है अपने देशवासियों को जीतने का, जो कि बिल्कुल गलत है। इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उनके देश में ही। मैं अमेरिका में था 7 महीने, फौज ने भेजा था, मैं कोई कोर्स करने गया था ठीक है। फोर्ट ब्रैग नॉर्थ कैरोलिना में। बिल्कुल। तो मैं जानता हूं वहां पे कुछ लोग मेरे मित्र भी हैं, तो वो कॉल करते हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया है वही लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? किसी भी उन देश में क्या होगा, साउथ अफ्रीका में क्या रिएक्शन होगा? उनके प्रेसिडेंट की इतनी बेइज्जती करना। यूक्रेन तो चलो मान गए क्योंकि उनको बहुत मदद मिल रही थी। साउथ अफ्रीका, बिकॉज साउथ अफ्रीका ने काफी हद तक यूएस के स्टैंड को नहीं माना था इजराइल में, तो उसके लिए इसका बदला ले रहे हैं। या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके आपस में इनके जो रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का सर्कस करना एक ओवल हाउस में ये निंदनीय है, ये तो मैं कह सकता हूँ, डिप्लोमेटिकली अनएक्सेप्टेबल है। हाँ। और मैं तो नहीं जानता, मैं ये बोल सकता हूँ नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं जाएंगे ऐसे किसी स्पेक्टिकल। मतलब इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल यहां पर हो गया कि अब तो मुझे लगता है जाना चाहिए भी नहीं, बेहद महत्वपूर्ण है। खैर, इतना ही समय था आज की इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा देवनाथ जी, माथुर जी, चक्रपाणी जी, कर्नल साहब और हमारे साथ श्रीवास्तव साहब, आप सभी लोगों का।